और अंततः आत्महत्या करता है। आज भारत में 150,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये हादसे भारत के उन क्षेत्रों में अधिक हुए हैं जहां बीज नष्ट हो गए हैं और किसानों को मोनसेंटो से बीज खरीदने पड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष उन्हें ऊंचे दामों में बीज खरीदने पड़ते हैं। ये ऊंची दरें उन्हें कर्ज लेने के लिए बाध्य करती है और कर्ज उन्हें आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। कृषि व्यापार भी तेजी से बदल रहा है। धनी व्यापारी आते हैं, उपज को थोक भाव में खरीदकर उसका संग्रह कर लेते हैं ताकि कमी के समय ऊंचे दामों में बेच सकें। इस प्रकार की युक्तियां और चालें गांव में प्रयुक्त की जा रही हैं। खेतों में कई प्रकार की फसल उगाई जाती है। उनमें से कुछ हैं नकदी फसल। नकदी फसल से किसानों को अधिक लाभ मिलता है। आजकल इस क्षेत्र में तंबाकू तथा चाय की अधिक खेती करने लगे हैं क्योंकि इससे किसान अधिक लाभान्वित होते हैं। किसानों की रुचि अनाज तथा सब्जियां उगाने में कम होती जा रही है। परंपरागत ग्रामीण संस्कृति सबको लाभान्वित करने की थी। पशुओं को भी स्वस्थ व दीर्घायु लाभ होता था। ग्रामीण लोगों का ज्ञान व विवेक महत्वपूर्ण है, जिससे वे आपसी जीवन के नानाविध संघर्ष तथा समस्याओं का समाधान कर लेते, जो शहरी सभ्यता में पाई जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक वातावरण जीवन के ऊंचे मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल है। पारंपरिक भारतीय ग्रामीण जीवन में आध्यात्मिक उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है और वे बहुत भव्यता से मनाए जाते हैं। ग्रामीण लोग दूर दूर से एकत्र होते हैं और विस्तृत प्रार्थनाओं तथा पूजा से भाग लेते हैं। आध्यात्मिक बंधन अधिक दृढ़ हो जाते हैं जब सभी गांववासी पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित होते हैं। उनका भाव विनम्रता से परिपूर्ण होता है। पवित्र तीर्थों की यात्रा करना तथा आध्यात्मिक उत्सवों में भाग लेना भूतकाल में प्रवेश करने के समान है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व जब इस आधुनिक प्रौद्योगिकी का अस्तित्व नहीं था, तब भी लोगों को विशाल स्मारक तथा इमारतें बनाने का पूर्ण ज्ञान था, जो सुंदर तथा परिष्कृत शिल्प कला के नमूने होते थे। गांव के जीवन में आपसी संबंध का विशेष महत्व होता है। ये संबंध बहुत ही दृढ़, विश्वसनीय तथा चिरकालीन होते हैं। मेरी माँ बताती थी कि उनका विवाह संस्कार 5 दिन चला था। उन दिनों तलाक जैसा शब्द अनसुना था। समय समय पर पूरा गांव एकत्र होता था और वे सब एक बड़े परिवार के समान साथ साथ बैठते और साथ साथ खाते थे। एक दूसरे के साथ भोजन तथा उपहार का आदान प्रदान ही उनके प्रेम का प्रतीक होता था। दिन भर के कार्यक्रमों के अंत में वे सब पंक्तियों में बैठ जाते तथा उन्हें भोजन परोसा जाता। इस प्रकार का भोजन शरीर, मन तथा आत्मा के लिए गुणकारी होता है। जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन।
जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है सदैव साथ रहता है। इस तरह वे आध्यात्मिकता में दृढ़ रहते हैं। जब वे सभी इंद्रायणी नदी के तटों पर एकत्रित होते हैं तब उनके आपसी आध्यात्मिक बंधन और अधिक ठोस होते हैं। उत्सव के दिन बहुत विशिष्ट हुआ करते थे। ग्रामीण लोग उत्सव से पूर्व आगामी कार्यक्रमों के विचार से बहुत उत्सुक हुआ करते थे। आजकल ऐसे उत्सव केवल कुछ सामाजिक कार्यक्रम ही रह गए हैं। मुंबई, जो लगभग 1.4 करोड़ लोगों का घर है, 2015 तक टोक्यो के बाद ये इस विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर होगा। गंदी बस्तियां मुंबई का केवल 3.5% क्षेत्र ही घेरती हैं। अतएव निरूपण किया जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 लाख लोग रहते हैं। आज 60 लाख से अधिक लोग गंदी बस्ती में रहते हैं। बहुत से लोग रेलवे लाइनों के समीप संकटपूर्ण स्थिति में रहते हैं, जो मुंबई के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती है। मुंबई जैसे शहरों में श्रेणी का विभाजन बहुत कड़ा है, जहां करोड़ों डॉलर के फ्लैट गंदी बस्तियों के निकट स्थित हैं। सभी प्रकार की चमक दमक के बावजूद मुंबई एक असमर्थ स्थान है। लगभग 1/3 जनसंख्या स्वच्छ पीने के पानी से वंचित है तथा 20 लाख लोगों को स्वच्छता की कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है। गांव के लोग नगरों तथा शहरों की ओर भाग रहे हैं और शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 50% लोग पहले से ही शहरों में हैं। ऐसा अनुमान है कि आज से 20 वर्ष बाद 1/3 भाग गांव में व 2/3 भाग शहरों में होगा। स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ये बहुत ही अस्वस्थ स्थिति है। कुछ ऐसा प्रोत्साहन या शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए ताकि गांवों से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाई जा सके या उसे कम किया जा सके। क्या इस प्रकार की स्थिति में रहना उन्नति या विकास है? ये अत्यंत नारकीय स्थिति है। ये पुरानी रेलगाड़ियां लगभग 4,500 लोगों से खचाखच भरी होती हैं। यद्यपि बहुत सी गाड़ियों की क्षमता लगभग 1,750 यात्रियों तक की होती है। इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि प्रति वर्ष लगभग 3,500 यात्री या तो रेल पटरी पर या रेलगाड़ी से गिरकर दम तोड़ देते हैं। तब भी प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपने भविष्य की खोज में शहरों की ओर भाग रहे हैं। एक दिन इन करोड़ों अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। परंतु अभी तो मुंबई या स्वप्नों की नगरी अपने नाम को सार्थक कर रही है। मुंबई के लगभग 54% लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। दूसरे 25 से 30% लोग पटरियों पर रहते हैं।
200 से 300 तक नए परिवार प्रतिदिन मुंबई में आते हैं और अंततः गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। R.N. शर्मा सामाजिक विज्ञान के शहरी परीक्षण के प्रमुख के अनुसार मुंबई निसंदेह गंदी बस्तियों में विवरित हो जाएगी। सन 2025 तक सभी जगह गंदी बस्तियां हो जाएंगी। बहुत हद तक हम इन परिस्थितियों में रहने के आदी बन चुके हैं। जब मैं मुंबई में काम करने आया था तो पहला वर्ष बहुत कठिनाइयों भरा था और प्रायः मैं अपने गांव भाग जाया करता था, किंतु मुझे पुनः इस दूषित जगह आना पड़ा क्योंकि यही मेरा व्यवसाय था। शहर में खाने तथा सोने का कोई निश्चित समय नहीं होता और हमें इधर उधर भागना पड़ता है। गांव में हम केवल खेती करते हैं तथा अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं, परंतु शहरों में आपसे कोई पूछता नहीं और न ही कोई आपकी परवाह करता है जैसे आपका परिवार करता है। आप मरे या जिए किसी को इसकी चिंता नहीं होती है। गाँव में यदि आपका कोई शत्रु भी है तो वह भी संकटपूर्ण स्थिति में आपकी सहायता करेगा, परंतु यहाँ कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा। खेड्यात जे समाधान आहे, गाँव में हम जिस सद्भावना का अनुभव कर सकते हैं वह शहरों में संभव नहीं है। आज सभी लोग शहरों की ओर भाग तो रहे हैं परंतु उनमें कोई भी प्रसन्न नहीं है। गाँव में वे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते थे। मनुष्य तथा प्रकृति के आपसी संबंध को समझना होगा और इसे सुधारना होगा, तभी सब कुछ संतुलित होगा। वास्तविकता ये है कि उपभोक्तावाद का उपभोक्ता व आर्थिक नमूना सुख शांति के लक्ष्य के विरुद्ध है। हम जब वर्तमान समय के जीवन स्तर की तुलना 30 या 40 वर्ष पूर्व के जीवन स्तर से करते हैं तो हमें उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। जिन लोगों की आवश्यकताएं सरल हैं वे अधिक संतुष्ट हैं। यद्यपि कहा जाता है कि उपभोक्तावाद से हमारी सुख शांति में वृद्धि होगी। वास्तव में सच्चाई इससे विपरीत है, क्योंकि यदि हम समझ जाए कि उपभोक्ता समाज कैसे काम करता है तो पाएंगे कि सुख शांति को प्राप्त करना इसका आधार नहीं है, बल्कि इसका आधार असंतोष है और सदा सर्वदा असंतुष्ट रहना है। सुबह का कुहासा जब घाटियों की पहाड़ियों तथा पर्वतों को धीरे धीरे स्पर्श करता है तो अछूती प्रकृति की भव्यता तथा सौंदर्य को प्रकट करता है। हरी भरी घास खेतों तथा वनों में मुलायम गलीचे की तरह बिछी हुई होती है, मानो वो व्यस्त मनुष्यों तथा पशुओं को विश्राम करने के लिए निमंत्रित कर रही हो। भंवरे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से शहद एकत्रित करते हैं। नदियां स्वच्छ जल से भरपूर होती हैं और प्रचुर मात्रा में वृक्ष तथा झाड़ियां हैं जो फलों, सरस फूलों तथा गिरीदार फलों से लदे होते हैं। प्रकृति मां लोगों को जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। 40-50 years ago, while I was just a child in my village. 40-50 वर्ष पहले जब मैं अपने गांव में था, हम अपने गांव में संतुष्ट थे, परंतु अब प्रवृत्ति भिन्न है। ग्रामीण लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, नगर के लोग बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, बड़े शहरों के लोग चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में वे जहां भी जा रहे हैं अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते, क्योंकि सुख शांति से जीने का सूत्र है स्वाभाविक जीवन या सादा जीवन, उच्च विचार। And high thinking.
गावाकडे आम्हाला राहायला एकदम असं पहिल्यापासून म्हणजे आमचा शेती व्यवसाय असल्यामुळे आम्ही गावाकडेच असतो। जैसा कि हमारा व्यवसाय कृषि है, हम गांव में बसे हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमें शहर नहीं भाते क्योंकि हमारे जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। शेत हाच आमचा एक हम घर का कामकाज करते हैं तथा बाद में खेती बाड़ी करते हैं। हम शहर में नहीं रह सकते। हम गांव के जीवन से संतुष्ट हैं। भुईमुगाच्या शेंगा हे आम्ही शेतात पिकवतोय आणि अजिबात विकत काय घेत नाही, फक्त शेंगा हुलग हम ईख, गेहूं, मक्का, अनाज, मूंगफली तथा सब्जियां उगाते हैं। हमें सब कुछ अपने खेतों से प्राप्त होता है। हम कभी कुछ खरीदने बाजार नहीं जाते। म्हणजे शेतकरी आहे त्यामुळे का नाही शेती करून बाहेर आम्ही दुसरं हम केवल खेती करते हैं और लालायित नहीं रहते कि हमें और चाहिए। कृषि ही हमारी आय का साधन है। आमचा व्यवसाय आहे। हमें गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये प्रकृति की गोद में है तथा हर प्रकार के प्रदूषण से रहित है। यहाँ सुंदर खेत हैं तथा यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे एवं दयालु हैं। भारतीय गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। ग्रामीण लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं। वर्ष भर के लिए भोजन उन्हें खेतों से मिल जाता है, अतः वे आत्मनिर्भर हैं। भोर में ही अनाज पीसने तथा प्रसन्नता से गाने की आवाज आने लगती है। भोजन बनाने के लिए मक्खन निकाला जाता है, फिर भोग लगाया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर भोजन करता है। आपसी संबंध जीवन के निर्णायक भाग होते हैं। गांव में रिश्ते अधिक दृढ़, विश्वसनीय तथा चिरकाल तक रहने वाले होते हैं। संपूर्ण गांव एक बड़े परिवार की तरह एक दूसरे पर आश्रित एवं एक दूसरे के सहायक बनकर रहते हैं। ऐसा प्रचलन था, किंतु अब दुर्भाग्यवश सब कुछ बदल रहा है। चांगला पौष्टिक आहार चांगला मिळतो इथं। गांव में शुद्ध दूध तथा खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जिसमें किसी प्रदूषण का भय नहीं है। खेड्यागावामध्ये आमच्या शहरी जीवन की तुलना में ग्रामीण जीवन अधिक शांत और आत्मनिर्भर है तथा वहाँ समस्याएं भी कम होती हैं। आपण शहराची जर तुलना केली तर शहरामध्ये अनेक धावपळीचं जीवन आहे। पण मला सच कहूं तो मुझे ग्रामीण जीवन के या प्रति ग्रामीण विशेष जीवनाबद्दल आकर्षण है। आकर्षण है। शुद्ध वायु तथा शुद्ध वातावरण में खेती करते हुए व्यक्ति वास्तव में प्रगति कर सकता है। वास्तविक जीवन का अर्थ है खेतों में काम करना। प्रकृति का वास्तविक स्वरूप गांवों में ही प्रकट होता है। भारत गांवों का देश है। इसकी संपूर्ण आर्थिक स्थिति खेतों पर ही निर्भर है। यदि गांव समृद्ध बन जाए तो अधिक समय नहीं लगेगा पूरे देश को समृद्ध बनने में। मैं जितना कर सकता हूँ उतना भरसक प्रयास कर रहा हूँ लोगों में जागरूकता लाने की। हम गांव में क्या खो चुके हैं तथा कैसे हम सुरक्षा करें गांव की व उनसे प्राप्त परंपरा तथा मूल्यों की। शहरी विचारधारा, परिकल्पना तथा जीवन शैली और सोच अब हावी हो रही है और परंपरागत मूल्यों, लोगों के सीधेपन तथा गांव की एकता और शुद्धता पर प्रभुत्व जमा रही है। केवल आरवडे ही नहीं, अपितु भारत के 5 लाख तथा विश्व भर के करोड़ों गांव लुप्त होने की कगार पर हैं। गांवों का इस प्रकार लुप्त होना भूमंडल के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दोनों संसार उत्तम हो सकते हैं, उत्तम गांव तथा उत्तम शहर।